गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। सर नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। यार गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर हैप्पी बर्थडे। फिजिक्स वाले सर का नंबर है किसी के पास? है भाई। कौन है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके सर आज एब्सेंट हैं और मैं क्लास ले रहा हूँ उनकी जगह पर। ठीक है, तो कहाँ तक आपका लास्ट Okay, टॉपिक हो sir. गया था? कहाँ Good तक morning. आपका? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन स्टार्ट कर। सर आज स्टार्ट होगा। सर आज स्टार्ट होगा। ओके, आई गॉट इट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का जनरल डिस्कशन आपको करा दिया होगा सर ने, राइट? यहाँ तक कराया है ना, और रीअरेंजमेंट स्टार्ट करना था आपको। यस सर। ओके, चलिए। मैं डॉक्टर जितेंद्र शर्मा और आपकी क्लास ले रहा हूँ ऑर्गेनिक की सर की जगह पे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको। बस सर रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोकेटाइन का जो टॉपिक बताए थे वो करवाए नहीं सर। रीअरेंजमेंट स्टार्ट करना था ना बेटा? यस सर। हाँ यस सर। हाँ, वहीं से स्टार्ट करेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, अब से आप ही क्लास लेंगे? नहीं नहीं बेटा, सिर्फ आज के लिए है ना, सर लेंगे क्लास, तो मैं नहीं लूंगा। मैं तो अभी उनकी जगह पे आज क्लास लेने आया हूँ आपकी। Okay? सर म्यूट ऑल कर दो। हाँ, मैं कर रहा हूँ अभी। सर आप अपना कैमरा भी चालू कर लो। दिखाई नहीं दे रहे सर आप। मुझे देखने की जरूरत ज्यादा, बढ़िया स्क्रीन शेयर करूंगा मैं आप लोगों के लिए, और क्योंकि मैं टैब पर क्लास ले रहा हूँ फ्रॉम होम, तो इसलिए उस पैलन प्लस पर स्क्रीन रोटेट कर दो सर। सर आप नहीं दिखाई दे। अरे फिजिक्स वाले सर का नंबर तो कोई बोल दो यार, फिर उसके बाद सर अगर बंद कर देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं म्यूट टू ऑल कर रहा हूँ, सो प्लीज अब जिसको डाउट हो वही सिर्फ अनम्यूट करके मुझसे बात करे। एक सेकेंड भाई लिखो 96 एक सेकेंड। हाँ 02 आगे 54। हाँ 547529। भाई तो क्यों पूछ रहे हो भाई? सर म्यूट ऑल करो सर, ये लोग बोलते रहेगा हमेशा। कर दिया बेटा। प्लीज अब जब जरूरत हो तभी आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा। ओके, सो लास्ट आपका जो डिस्कशन हुआ था वो कार्बोकेटाइन पर कराया गया है और उसी को मैं कंटिन्यू ले रहा हूँ। सर आप ही डेली पढ़ाएंगे आप? नहीं बेटा, आज बोला ना कि आज सिर्फ मेरी क्लास है। ओके। तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं और हम स्टार्ट करते हैं। सो हेडिंग डालिए कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट से पहले हम फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन को बात कर लेते हैं कि किस तरह से फॉर्मेशन होता है, फिर हम रीअरेंजमेंट के ऊपर चलेंगे, राइट? तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, हम जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जब कैटायन है तो बॉन्ड क्लीवेज कैसा होगा? हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन ही होगा। तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन of carbocation takes place in two ways. The first one is by heterolysis of sigma bond. हम दो तरह की केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे अपने कार्बोकेटाइन बेस, जब हम सिग्मा बॉन्ड को हेटेरोलाइसिस कर रहे होंगे और हमारे पास
पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। वहां पर 100% हमारे पास जब बॉन्ड डिसोशिएट होता है तो जनरेशन जो होता है वो अपोजिट चार्जेस का होता है। जैसे टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इसलिए अगर ये बॉन्ड डिसोशिएट होगा तो डेफिनेटली डिसोशिएट होकर यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनाएगा वही इसका इंटरमीडिएट होगा। यानी जनरेशन हम कर सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन के थ्रू, और जो Cl माइनस है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप। आपको पता ही है लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के लिए क्या देखना पड़ता है, लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, हमेशा वीकर बेस होना चाहिए। तो किसी भी कंपाउंड में जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है विद सर्टेन कंडीशन अ बॉन्ड डिसोशिएट टू प्रोड्यूस अ कार्बोकेटाइन। जैसे अगर आपको पास में CH3CH2N2+ होता तो CH3CH2N2+ में N2+ बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि पहली बात तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ गया है। तो आप जानते हैं ना कंडीशन फॉर रेजोनेंस एंड रेजोनेंस कंडीशन में एक चीज लिखते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव स्टेबल होता है, पॉजिटिव थोड़ी स्टेबल होता है। तो वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, पास वाले बॉन्ड पेयर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। पास वाले इलेक्ट्रॉन से जब हम बॉन्ड पेयर ले लेगा तो नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और हमारे पास इंटरमीडिएट क्या बनकर आएगा बेटा, कार्बोकेटाइन बनेगा, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो कई केसेस में हमें कार्बोकेटाइन का जनरेशन हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू किया जा सकता है। जैसे आपके पास में ये दिया हुआ है ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन में O पे डेल्टा पॉजिटिव है तो बढ़िया लिविंग ग्रुप हो गया, बढ़िया लिविंग ग्रुप हो गया तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और ये इमीडिएटली हमारे पास में कार्बोकेटाइन का जनरेशन करेगा विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है ना, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस विद रेफरेंस ऑफ अ कार्बन और लिविंग ग्रुप डिफरेंस इन देयर नेगेटिविटी। नेगेटिविटी की टर्म में डिफरेंस की वजह से लिविंग ग्रुप हटकर और वहां पर जनरेशन जो करता है वो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का करता है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन से आगे जहां पर आप इस प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं, एल्काइल हैलाइड चैप्टर में, अल्कोहल वाले चैप्टर में, हर जगह पर कार्बोकेट। सेकंड में क्या लिखा है सर आपने, CH3 CH2 CH3CH2+, हर एक में यहाँ पर भी CH3CH2+ बन रहा है, नाइट्रोजन गैस रिलीज हुआ है, यहाँ पे वाटर रिलीज हुआ है और CH3CH2+ बना है। ठीक है, यहाँ टर्शरी ब्यूटाइल कंडीशन था तो यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, कभी भी यस बेटा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है सर। ये फ्री रेडिकल है क्या बेटा, डेल्टा पॉजिटिव लगाया हुआ है तो कार्बोकेटाइन हुआ ना। फ्री रेडिकल की कंडीशन तो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन थोड़ी होती है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, बाय हेटेरोलाइसिस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हेटेरोलाइसिस से कभी भी फ्री रेडिकल नहीं बनते हैं। हेटेरो मींस अपोजिट, रेडिकल आर इक्वल, सिमिलर, न्यूट्रल चार्जेस, कोई चार्ज होते ही नहीं है। ठीक है, फ्री रेडिकल नहीं बनेगा यहाँ पे, चार्ज फॉर्म्ड है, हेटेरोलाइसिस है, राइट। ओके सर, ओके। हाँ भाई, पर कभी भी कुछ कंडीशन में आपको ध्यान रखना पड़ता है, जैसे CH3CH2OH है, आप इसे कभी भी यहाँ पर इसको ऐसे डिसोशिएट नहीं कर सकते हैं। सर चैट बंद कर दीजिए। चैट बंद कर दीजिए, स्क्रीन पे आ रहा है। चैट प्राइवेट कर दीजिए सर। एक सेकंड। सर म्यूट ऑल कीजिए और जो रेज हैंड करेगा सिर्फ उसको ही अनम्यूट करिए। बंद किया हुआ है मैंने चैट, म्यूट टू ऑल किया हुआ है।
सर आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। सर आपका सर आवाज आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो यहाँ पर इथेनॉल को डायरेक्टली आप हेट्रोलाइटिकली बॉन्ड फिशन से ऐसे डिसोशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि ये OH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से ये एक बढ़िया लिविंग ग्रुप नहीं है। स्ट्रॉन्ग बेस कंपैरिजन किया गया है ना इसको, तो स्ट्रॉन्ग बेस कभी भी गुड लिविंग ग्रुप नहीं होते। और लिविंग ग्रुप टेंडेंसी का मतलब होना चाहिए कि ये वीक बेस हो। वीक बेस होगा तभी तो कार्बन न्यूक्लियस को छोड़ पाएगा। तो हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर इसको हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, इसे बढ़िया लिविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो बढ़िया लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एसिड कैटालाइटिक मीडियम लेते हैं। और एसिड कैटालाइज्ड मीडियम में देखो होता क्या होगा, ये इस एल्कोहल के ऊपर इस एल्कोहल पर अगर हम एसिड कैटालाइटिक अप्रोच लेते हैं H+, तो ये इस लोन पेयर पर हिट करता है। और जैसे ही लोन पेयर पे हिट करता है तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सोनियम आयन बन जाता है। अब पहले ये स्ट्रॉन्ग बेस था, पर अब जैसे ही H+ अप्रोच हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस आ गया, तो क्या हो गया, ये अनस्टेबल हो गया ना। तो अब ये कैसा हो गया, अब ये यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप हो गया, गुड लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। तो ये बॉन्ड आसानी से डिसोशिएट हो जाएगा। तो अल्कोहल की जितनी भी रिएक्शन आप पढ़ने वाले हैं ना आगे, वो सब एसिड कैटालाइटिक मीडियम में पढ़ने वाले हैं। ठीक, द रीजन इज OH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस विद रेफरेंस ऑफ HCl HBr। अगर आप देखोगे तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है वाटर से, या HBr स्ट्रॉन्ग एसिड है वाटर से। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उसके कॉन्जुगेट बेस कैसे होते हैं, वीक होते हैं। पर जो वीक एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए OH को क्या बोला गया है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो अल्कोहल हुआ या कोई भी बैड लिविंग ग्रुप हुआ जो स्ट्रॉन्ग बेस है, उसे हम एसिड कैटालाइटिक मीडियम में ही रिमूव कर सकते हैं। कार्बोकेटाइन का जनरेशन ही नहीं होगा, नहीं तो डायरेक्टली ऐसा कभी नहीं होगा जैसा आपने ऊपर लिखा हुआ है। दिस प्रोसेस नेवर बी पॉसिबल। आवाज आ रही है ना आप लोगों को मेरी? यस सर। यस सर। तो बढ़िया लिविंग ग्रुप बनाने का तरीका है, यहाँ पर एसिडिफाइड मीडियम में अप्रोच कराइए। O का लोन पेयर इस पे अप्रोच किया तो O पे डेल्टा पॉजिटिव आ गया, अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई, तो इमीडिएटली ऑक्सीजन चाहेगा भाई अपना, इसलिए पास वाले बॉन्ड पेयर से इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्या बना लेगा, कार्बोकेटाइन बना लेगा। ऐसे आप ईथर जब देखेंगे ना, जब ईथर वाली केमिकल रिएक्शंस देखेंगे तो ईथर में भी सेम बातें ही होती हैं। ईथर तो और भी ज्यादा खराब लिविंग ग्रुप है, क्योंकि उस पर तो प्लस आई और आ गया, तो वो तो वैसे ही नहीं निकल सकता। तो ईथर की भी जितनी भी रिएक्शन आप देखेंगे ना, ईथर भी सेम तरीके से अप्रोच करता है। पहले ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है, और डेल्टा पॉजिटिव आते ही अनस्टेबिलिटी हो गई, तो ऑक्सीजन चाहेगा भैया अपना तो पॉजिटिव चार्ज हटाओ। पॉजिटिव चार्ज हटाओ तो बाजू वाले इलेक्ट्रॉन पेयर से इलेक्ट्रॉन लेकर और डेल्टा पॉजिटिव कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कार्बन के ऊपर, यानी हमारे पास कार्बोकेटाइन का जनरेशन हो गया। मैं क्यों जनरेशन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, तब कार्बोकेटाइन वहां पर आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जनरेशन के तरीके हम पहले से सीख लेंगे, तो आगे हमारे लिए आसान हो जाएगा। ओके सर, एसिड के कैटेलाइज्ड मीडियम में अपन H+ के साथ रिएक्शन करवाते हैं। बेटा एसिड कोई सा भी H+ अकेला नहीं होगा ना, H2SO4 होगा या H3PO4 होगा, तो इसका ये आयनाइज फॉर्म दिखाया है मैंने। H2SO4 आयनाइज होकर क्या बनाएगा बेटा, H+ and HSO4-।
ठीक है ना। तो ये H+ अप्रोच करके, और ये बाद में जब रिएक्शन कंप्लीट होगी ना, जब आप रिएक्शन समझेंगे, अभी हमने प्रोडक्ट नहीं बनाया, ये क्या है, सिर्फ इंटरमीडिएट है। आगे H2SO4 फिर से बन जाएगा, तभी तो बोलते हैं कि यहाँ पर कैटालाइटिक अप्रोच है इसकी, समझे आप? ओके सर। So this is a general idea how we make a carbocation by a dissociation of a sigma bond. So what we have to check? We have to check a nature of living group attached with the carbon atom. जो कार्बन से जुड़ा हुआ लिविंग ग्रुप है उसका नेचर देखना पड़ेगा कि भाई वो बढ़िया लिविंग ग्रुप है या नहीं, इसलिए हमें देखना पड़ेगा और उस अकॉर्डिंग कार्बोकेटाइन का जनरेशन करेंगे। आपसे पूछता हूं मैं कि अगर यहाँ पे RCl होता, RBr होता और RI होता, तो बताओ कार्बोकेटाइन का जनरेशन सबसे जल्दी कौन करता? सर आयोडीन वाला ग्रुप। आयोडीन वाला। सही है। बिल्कुल सही, क्योंकि आयोडीन कॉन्जुगेट बेस किसका है? HI का है। HI कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये कैसा हो गया? वीक बेस हो गया, आसानी से चला जाएगा। तो रिएक्टिविटी के ऊपर जब सवाल आते हैं तो हमें नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप के बेसिस पर आंसर देना पड़ता है, ठीक है ना। दिस इज अ फर्स्ट। सर क्या बोला आपने? नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप को देखना पड़ता है, ठीक है। ओके। मतलब हम ये कह सकते हैं ना, यहाँ एक अगर कॉन्सेप्ट अगर हम लिखें, इफ R same and living group different, LGP, living group different, rate of reaction depends on living group tendency, LGT, living group tendency, ठीक है। If R same and living group are different, the rate of reaction depends on living group tendency, ठीक। तो this is how we create a carbocation by a heterolysis of a sigma bond. There are so many reactions in organic chemistry based on heterolysis of sigma bond. Okay, ऐसे ही हम पाई बॉन्ड से भी कार्बोकेटाइन का जनरेशन करते हैं। तो सेकंड तरीका जो है वो है बाय हेटेरोलाइसिस ऑफ पाई बॉन्ड। बाय हेटेरोलाइसिस ऑफ पाई बॉन्ड। अब देखिए यहां पर अगर कोई एल्कीन है बेटा, तो एल्कीन क्या अपने आप ऐसे डेल्टा पॉजिटिव? सर पाई बॉन्ड लिखे है ना, पाई बॉन्ड। बेटा बोल भी रहा हूँ ना साथ साथ में, बाय हेटेरोलाइसिस ऑफ पाई बॉन्ड। अगर एल्कीन लिखी हुई है सवाल में, तो क्या वो कभी भी हेटेरोलाइसिस होके प्लस माइनस ऐसे अपने आप बना सकती है क्या? नो सर, उसमें इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस रहना चाहिए ना। हाँ, कोई मतलब ही नहीं है, इसका ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है, इससे क्या जरूरत पड़ गई भैया पाई बॉन्ड को शिफ्ट करे? तो इसलिए कभी भी हेटेरोलाइसिस पाई बॉन्ड, क्योंकि ना तो यहाँ रेजोनेंस की कंडीशन है, तो इस तरह से कभी नहीं हो सकता है। हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, एक हम इफेक्ट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की रेफरेंस में एक इफेक्ट अप्लाई होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या कहता है ये? टेम्परेरी होता है ना? हाँ जी बेटा, ये परमानेंट नहीं होता ना, केवल कुछ समय के लिए होता है टेम्परेरी। हाँ जी बिल्कुल, वही बात बताने वाला हूँ, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इसके बारे में लिखिए। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और इस लिखिए, इट इज अ टेम्पररी delocalization effect. It is a temporary delocalization effect. Temporary delocalization effect of pi bond. Temporary delocalization effect of pi bond takes place. Temporary delocalization effect of pi bond takes place
in presence of some electrophile in a reaction medium. Takes place in presence of some electrophile in a reaction medium. Some electrophile in a reaction medium. ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये है कि जब भी हम इसको इंड्यूस इफेक्ट भी बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलो या इंड्यूस्ड इफेक्ट। इंड्यूस इसे बोला कि अगर हम पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज करना चाहते हैं तो कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन मीडियम में जब आएगा, अप्रोच करेगा, तो क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रोफाइल के आने से ये पाई बॉन्ड इसकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होने लग जाएगा। तो इसके आने से पाई बॉन्ड में डीलोकलाइजेशन स्टार्ट हुआ और इस इफेक्ट को ही हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इसने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो देखो हमारे पास कार्बोकेटाइन का जनरेशन हो गया ना, इस तरह से कार्बोकेटाइन का जनरेशन हुआ। ये प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या है, इंटरमीडिएट है, राइट। सो दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक और इंड्यूस पोलराइजेशन इफेक्ट। इंड्यूस पोलराइजेशन इफेक्ट विद रेफरेंस ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में भी ऐसे ही होगा, ट्रिपल बॉन्ड में भी तो पाई बॉन्ड ही है ना, वहां पर भी एल्काइन भी होगी। तो भी अगर आप इसको चाहते हैं कि कार्बोकेटाइन का जनरेशन करें तो आपको इलेक्ट्रोफाइल लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल लेंगे तो पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, शिफ्ट होगा तो हमारे पास में अपने आप कार्बोकेटाइन डेवलप हो जाएगा। ये बन के आ गया, ये देखिए, ठीक। अब इसमें ये तो हमारा जनरल कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफिल। हमें तो बहुत एडवांस लेवल पे जाना है, रीअरेंजमेंट तक जाना है। तो अभी हमें क्या करना है, ये तो दोनों केसेस कैसे थे बेटा, सिमेट्रिकल थे। सिमेट्रिकल बोले तो चाहे इधर शिफ्ट कराओ चाहे इधर शिफ्ट कराओ, एक ही बात है। पर सपोज कीजिए कि अगर एल्कीन या एल्काइन अनसिमेट्रिकल होती, राइट, एल्कीन और एल्काइन अनसिमेट्रिकल होती, जैसे ये दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, इसमें अभी हम एक कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे, लिखेंगे भी उसे, कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन है विद टर्म ऑफ नंबर ऑफ कार्बन और हाइपर कॉन्जुगेशन को देखें या रेजोनेंस को देखें, तो डबल बॉन्ड की रेफरेंस में आपको अनसिमेट्री दिख रही होगी। तो हमें बॉन्ड शिफ्टिंग ऐसे करनी है ताकि बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल मिले। समझे बात? तो अपने पास में इसकी दो अप्रोच हो सकती थी। देखो अप्रोच नंबर 1, अगर आप इधर शिफ्ट करते केस नंबर 1, तो यहां माइनस आता और यहां प्लस आता और ये इलेक्ट्रॉन को देकर इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर लेता। पर जब ये वाला बनता तो हमारे पास बनने वाले कार्बोकेटाइन को चेक करना है। ये 1 डिग्री है, इसके पास कितने अल्फा एच है, ओनली 1 अल्फा एच, रेजोनेंस तो है ही नहीं। केस नंबर 2, अगर हमारे पास इस एल्कीन के पाई बॉन्ड को हम इस डायरेक्शन में शिफ्ट करते इलेक्ट्रोफाइल के आने पर, तो देखो क्या होता, यहां पर हमारे पास बनकर क्या आता, ये कार्बोकेटाइन बन के आता या नहीं आता। कार्बोकेटाइन कैसा है बेटा, 2 डिग्री है, कितने अल्फा एच है, 5 अल्फा एच। कौन स्टेबल हो गया, जिस पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है। तो हमारे पास जो भी स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वही आगे जाके क्या बनाएगा, मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। आप मेरी बात समझे या नहीं समझे, कि जब भी अनसिमेट्री होगी डबल बॉन्ड की रेफरेंस में, तो हम पहले स्टेप में बॉन्ड शिफ्ट ऐसे करेंगे ताकि बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल मिले। तो इस पॉइंट को यहां पर नोट करके आप मेंशन भी करें बेटा।
लिखिए। पहले इसको स्ट्रक्चर को, पहले इसको दोनों रिएक्शंस को लिख लीजिए। सर नोट लगाने के बाद हो गया एक सर। एग्जांपल और दे देना। हाँ अभी करा रहा हूँ बेटा, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा। देखिए, इन लिखिए अनसिमेट्रिकल रिएक्शन। एल्कीन और एल्काइन in an unsymmetrical alkene or alkyne, shifting of pi bond in an unsymmetrical alkene or alkyne, shifting of pi bond takes place in such way, shifting of pi bond takes place in a such way so that it produce, सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। in an unsymmetrical alkene or alkyne, in an unsymmetrical alkene or alkyne, shifting of pi bond takes place in such way shifting of pi bond takes place in such way so that it produce more stable carbocation in a first step. सच हुए तो बात बोलिए। Shifting of pi bond takes place in such way it produce more stable carbocation in first step. ठीक है, अब देखिए, अगर आपके पास में shifting of pi bond takes place in such way so that it produce more stable carbocation in first step. अब जैसे आपके पास ये इलेक्ट्रोफाइल है, अब इस इलेक्ट्रोफाइल को जैसे ही हम बॉन्ड शिफ्टिंग करेंगे तो अब आपको वैसे ही चेक कर लिया करो। देखो यार, ये वाला कार्बन 3 डिग्री है, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, तो कहां बनाना चाहोगे कार्बोकेटाइन बताओ? 3 डिग्री। बस, तो बॉन्ड शिफ्टिंग का डायरेक्शन नजर आ गया। हाँ बस, ये रहा प्लस और माइनस, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो हमारा मेजर प्रोडक्ट 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के साथ बनेगा। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे अल्फा एच देखो कितने सारे हैं, 3 और 3 6 और 8 अल्फा एच है या नहीं? अगर यही सवाल आपको ऐसे दिया होता बेटा, पीएच सीएच डबल बॉन्ड CH2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल, पीएच मींस फिनाइल रिंग, अब तो और बढ़िया काम हो गया। क्या बढ़िया काम हो गया? कौन सा इफेक्ट आ गया डोमिनेटिंग? अगर प्लस यहां बनाओगे और प्लस एक यहां बनाओगे तो प्लस 2 डिग्री पे बनाने पर फायदा है? यस सर। क्या फायदा है? ज्यादा अल्फा ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा एच नहीं बेटा, पीएच बेंजीन के साथ रेजोनेंस करने लग जाएगा ना कार्बोकेटाइन, रेजोनेंस इज मोर डोमिनेटिंग। तो आप यहाँ पे यहाँ प्लस और माइनस किया, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। कार्बोकेटाइन के पास रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है ना? इवन समटाइम क्वेश्चन इज गिवन इन दिस वे ऑल्सो। आपको बोला होता CH3CH डबल बॉन्ड, अब आपके पास में क्या है कि एल्काइल ग्रुप की टर्म में अनस्टेबिलिटी अनइक्वलिटी है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड के पास तो हाइड्रोजन सेम थे पर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। तो अब पूछा गया, अब बताइए कार्बोकेटाइन कहां बनाऊं मैं?
कार्बोकेटाइन कहाँ बनाए हम? पोजीशन नंबर 1 पर या 2 पर? 2 पे। 1 पे सर। सर 1 2 पे। पे सर, 2 पे। 2 पर क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि 1 यहाँ तो 1 इथाइल 1 1 1 1 पे। डोमिनेटिंग फैक्टर से आंसर देना है। सबसे पहले क्या देखना है? रेजोनेंस तो नहीं आ रहा है। रेजोनेंस Hyper नहीं है तो फिर conjugation। क्या देखना है? हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव। तो यहाँ 1 पर अगर देखोगे तो बाजू में कितने अल्फा एच मिलेंगे? 3 अल्फा एच। भले ही एल्काइल ग्रुप बड़ा है पर अल्फा एच तो कमी है, यहाँ तो 2 ही अल्फा एच है। तो इंडक्टिव उसका भले ही ज्यादा है पर बड़ा इफेक्ट कौन सा है? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सही बॉन्ड शिफ्टिंग हमारी ये वाली होगी, यानी कार्बोकेटाइन 1 नंबर पोजीशन पर आकर बनना चाहेगा। यस सर। तो हमें जब हाइड्रोजन की टर्म में डिफरेंस आ रहा है तो उसमें तो कोई दिक्कत होती नहीं है, पर जब हमारे पास एल्काइल ग्रुप की टर्म में डिफरेंस आता है तब हमें देखना पड़ेगा कि हम कार्बोकेटाइन को किधर बनाएं। हमें अल्फा एच या हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस दोनों फैक्टर को चेक करना होगा। तो इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो सकता है। जैसे अगर यही सवाल आपको दिया होता पीएच सी एच डबल बॉन्ड CH CH3, बोला कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके जुड़कर कार्बोकेटाइन बनाएगा, तब आपको क्या देखना होगा? रेजोनेंस। बिकॉज यहाँ पे अब पीएच और यहाँ पे भले हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है पर यहाँ तो रेजोनेंस है ना, तो इसलिए बॉन्ड शिफ्टिंग किधर होगी? हमारे पास इस साइड में होगी। तो ये तरीका है कार्बोकेटाइन के डिफरेंट अप्रोच का और जनरेशन का। सर इसका प्रीवियस वाला एग्जांपल थोड़ा सा समझा दीजिए सर। हाँ, एक सेकंड रुकिए बेटा। पहले वाले में देखो ना, इसमें एल्काइल ग्रुप इधर 2 अलग अलग थे, डबल बॉन्ड की रेफरेंस में चेक करना है। इस इथाइल और मिथाइल में अगर इंडक्टिव से देखते तो इथाइल का प्लस आई ज्यादा है, पर हमारे पास बड़ा इफेक्ट कौन सा है? हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर पोजीशन नंबर 2 पे आप बॉन्ड्स को शिफ्ट करके कार्बोकेटाइन लाते तो अल्फा एच बाजू में 2 ही होते, पर अगर पोजीशन नंबर 1 के ऊपर आपने कार्बोकेटाइन शिफ्ट किया, अगर देखा तो आपने देखा अल्फा एच 3 आ रहे हैं, तो स्टेबल ज्यादा हो गया ना। समझे या नहीं? ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट कर गया। कोई दिक्कत नहीं है, आप और समझ लो। ये लो एग्जांपल। इलेक्ट्रोफाइल दिया हुआ है, बताओ कहाँ जोड़ेंगे? CS2 सर। हाँ, इस साइड में देखेंगे ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, तो 1 नंबर के बाजू में तो 2 अल्फा एच है, 2 नंबर के बाजू में तो एक ही अल्फा एच है। अल्फा यही है ना बाजू वाला, तो इसलिए किधर शिफ्ट? इधर शिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल को देकर, और ये स्टेबल कार्बोकेटाइन का जनरेशन कर देगा। जो भी है ग्रुप यहाँ जुड़ा है वो CH CH3 CH3। ठीक है ना? तो दिस इज अप्रोच। साइक्लिक सिस्टम में भी आपको यही बात ध्यान रखनी है। अच्छा, आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि अगर यहाँ पे CH3CO CH डबल बॉन्ड CH2 होता, तो अब बताओ कार्बोकेटाइन कहाँ बनाना पसंद करते? CH पे करने से क्या फायदा होता? सर नंबर ऑफ सॉरी सर, रेजोनेंस होता था सर। लोन पेयर है ना ऑक्सीजन के लोन पास। पेयर, बिल्कुल सही। बैकबॉन्डिंग आ रहा है सबसे नंबर 1 मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर जो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबलाइज कर देगा तुरंत, तो इसलिए हम यहाँ पर इसके बाजू में कार्बोकेटाइन बनाएंगे। माइनस आई नहीं लेंगे इसका, रेजोनेंस डोमिनेट करेगा ना, प्लस एन दे देगा ये। ठीक है, तो दिस आर अप्रोच, नॉट इवन इन दिस व्हेनेवर साइक्लिक कंपाउंड इज गिवन, देन आल्सो वी कैन से शिफ्टिंग में आपको ऐसा ही कुछ देखना होगा। जैसे आपको ये दिया हुआ है, बोलता है D+ हमारा इलेक्ट्रोफाइल आया, बनाइएगा इन सब के आंसर। तो थोड़ा सा सर ऊपर वाला दिखा दीजिए। हाँ जी बेटा, 1 मिनट। थोड़ा ऊपर
सर नीचे वाला दिखाइए क्वेश्चन। हाँ मैं चल रहा है। तो इन सभी 1 2 3 4 फोर्थ चारों क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। अब बनाइए। सर फर्स्ट में ऊपर जुड़ेगा जिधर 5 यस सर, जहाँ पे ज्यादा है ना एच ज्यादा है वहां जुड़ेगा। बिल्कुल सीधा सीधा सा वैसे चेक कर लिया करो। बॉन्ड तोड़ने से पहले ऐसे चेक कर लिया करो। देखो यारो ऊपर वाले डबल बॉन्ड के बाजू में 2 और 2 4 अल्फा आ रहे हैं। देखो यारो नीचे वाले के बाजू में 3 और 2 5 आ रहे हैं। तो 5 वाला जीत गया, यानी हमारा बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। बिल्कुल सही। ये माइनस और प्लस, तो डी ऊपर की ओर जुड़ जाएगा। ये आंसर। अगले वाले में अब तो अल्फा एच बराबर है। अब तो डबल बॉन्ड के बाजू में यहाँ पर भी 1 अल्फा एच और यहाँ पर भी 1 अल्फा एच है। तो क्या देखेंगे बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट। यस, तो प्लस आई देखेंगे। प्लस आई किसका ज्यादा है, मिथाइल और इथाइल में? इथाइल। इथाइल का प्लस आई ज्यादा है, यानी हम इधर की तरफ बॉन्ड शिफ्ट करेंगे फिर से। जब अल्फा एच बराबर है, जब रेजोनेंस बराबर है, तो नेक्स्ट इफेक्ट पे आ जाइए, दैट इज इंडक्टिव। ये आंसर आ जाएगा, राइट। ऐसे अगले सवाल को देखिए। यहाँ पे इस वाले में इधर इस यहाँ वाले पे प्लस आई की जगह मतलब ज्यादा डोमिनेट माइनस आई होता है ना? यहाँ तो माइनस आई नहीं है ना बेटा। ओके। यहाँ कहाँ माइनस आई दिख रहा है आपको, बताइए। अगले वाले सवाल में देखा, डबल बॉन्ड में रिंग के तरफ तो 2 और 2 4 अल्फा एच है। यहाँ कितने, 3 और 3 6 अल्फा एच। ये सही हो जाएगा। ये बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखा, इसमें फिनाइल के ऊपर शिफ्ट होगा। यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। बिल्कुल ठीक। ठीक, यहाँ पे हमारे पास डी आके जुड़ जाएगा। समझ गए ना बात, लॉजिक क्या है? हाँ, तो अभी हमने क्या पार किया है, सिर्फ पहला लेवल क्रॉस किया है। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किए थे कि कार्बोकेटाइन होता क्या है वो पता लग गया। कार्बोकेटाइन का जनरेशन 2 तरीके से हुआ, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड से। पाई बॉन्ड में फिर 2 तरीके से हमने देखा, इन टर्म ऑफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंस, इन टर्म ऑफ डिफरेंस इन हाइड्रोजन। तो हमने बॉन्ड शिफ्टिंग ऐसे की ताकि हमारा कार्बोकेटाइन स्टेबल मिले। ठीक है, अप्रोच विद रेफरेंस ऑफ अ pi bond system and a sigma bond system, right? Now come to a more advanced level. अब हम इसके आगे चलते हैं। अब हम हेडिंग डाल सकते हैं। अब हमारा पढ़ना सही होगा कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। हम डायरेक्ट पढ़ते तो हमारे साथ में गलत कॉन्सेप्ट डेवलप होते। अब हमारे कॉन्सेप्ट सही चलेंगे। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट और रीअरेंजमेंट का क्यों डेवलप हुआ? एक्चुअली रीअरेंजमेंट का मेन मोटो हमारा यही है कि हम इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं। आपने केमिकल काइनेटिक्स में एक वर्ड सुना होगा ना, आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यस सर। अभी नहीं पढ़ाई हुआ है सर। नहीं सर अभी तो पढ़ाई नहीं। कोई बात नहीं, इंटरमीडिएट का अभी नहीं सुने। सुनाया ना अभी मैंने, तो अब सुन लो। तो इंटरमीडिएट का जो बनना होता है ना, वो किसी रिएक्शन का रेट को डिसाइड करने का स्टेप होता है। ठीक है, केमिकल
जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस है ना, दो फैक्टर्स पे चलती है, एक काइनेटिकल और एक थर्मोडायनामिकल। काइनेटिक्स किसी भी रिएक्शन को रेट को डिसाइड करता है और थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शंस होती हैं। तो दो तरह की रिएक्शंस ही अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाई टेम्परेचर बेस्ड, लो टेम्परेचर बेस्ड, काइनेटिकल बेस्ड और थर्मोडायनामिकल बेस्ड। उन्हीं सब की अप्रोचेस को लेकर हम डिफरेंट रिएक्शन जनरेट करते हैं। तो हमारा इंटरमीडिएट का जो कॉन्सेप्ट है ना, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, वेदर दे आर कैटायन, वेदर दे आर एनायन, और आगे जब आप रेडिकल पढ़ेंगे वो सब, उन सब का जो बेस है वो यही है कि हमारा इंटरमीडिएट स्टेबल मिलना चाहिए भाई, जैसे अभी आपने ऊपर किया है ना, वो हम अप्रोच लेके चलते हैं। तो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट में हम कुछ ऐसे चेंजेस देखते हैं और कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं जिससे हमारी स्टेबिलिटी गेन हो। तो इसमें कई तरह के रीअरेंजमेंट। तो पहला एग्जांपल लेते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। वन टू हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड मीन्स H माइनस, 1,2 मीन्स पहली और दूसरी में पोजीशन में होने वाला चेंज। तो क्या कहता है, पहले इसके बारे में स्टेटमेंट लिखिए। सर आप किधर हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं जो लिख रहा हूं वो दिखाई दे रहा है बेटा, और जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है ना? बस मस्त रहो, बस तो वो देखो ना। मैं तो आप ऐसे आज आप लोगों की क्लास लेने आ गया हूँ, अदरवाइज मैं तो आपके सर तो अब वही पढ़ाएंगे। मैं तो आज के लिए आया हूँ आपके लिए सिर्फ। जस्ट एंजॉय क्लास, दैट्स ऑल। ओके सर, अच्छा समझ गया। चलिए 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और इसके बारे में लिखिए बेटा। इफ कार्बोकेटाइन फॉर्म इन फर्स्ट स्टेप, इफ कार्बोकेटाइन फॉर्म इन फर्स्ट स्टेप of heterolytic bond fission, if carbocation form in first step of a heterolytic bond fission is 1 degree, if carbocation form in first step of heterolytic bond fission is 1 degree and adjacent carbon is 2 degree or 3 degree, and adjacent carbon is 2 degree. If carbocation form in first step of heterolytic bond fission is 1 degree, if I'm repeating again, just listen careful. If carbocation form in first step of heterolytic bond fission is 1 degree and adjacent carbon is 3 degree or 2 degree, and adjacent carbon is 2 degree or 3 degree, 1,2 hydride shift takes place. 1,2 hydride shift takes place. 1,2 hydride shift takes place to get more stable carbocation. One two hydride shift takes place to get a more stable carbocation. ठीक, देखिए अब इसको समझिए। ओके। जैसे आपके पास में ये कार्बोकेटाइन, आपने जो ऊपर का काम किया था ना, हेटेरोलाइटिक और पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड वगैरह वगैरह, उन सब में कार्बोकेटाइन बनकर 1 डिग्री आया, सपोज कीजिए। तो अभी कितने अल्फा एच हैं बेटा? 2 अल्फा एच हैं। हम क्या चाहेंगे कि ये कार्बोकेटाइन इससे ज्यादा स्टेबल हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि जो सेकंड पोजीशन पे आपने देखा कि अगर ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री पे आ जाए तो भाई स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, 2 नंबर पोजीशन से उठाते हैं हाइड्रोजन को। ये पोजीशन नंबर 1 है, ये पोजीशन नंबर 2 है, और ये अपना बॉन्ड पेयर लेकर इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देना चालू कर देता है। तो इसका ऑर्बिटल भर गया तो ये तो खाली हो गया ना भाई। तो हमने क्या पाया
कि यहाँ पे इस तरह की कुछ ट्रांजिशन फेज आई, यहां से बॉन्ड टूटा ना, और इसने इस बॉन्ड पेयर को इधर दे दिया और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव ट्रांजिट कर गया 1 से 2 पर। इसे बोलते हैं 3 मेंबर। 3 मेंबर कैसे हुआ? 1 2 एंड 3 मेंबर है ना, इसमें 3 मेंबर की रिंग बन गई। 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिट स्टेट। साइक्लिक ट्रांजिट स्टेट। सर वो हाइड्रोजन कॉमन रहेगा? हाँ, वो तो हाइड्रोजन तो यहाँ से जाके इधर जुड़ गया ना बेटा, H अपना बॉन्ड पेयर लेके इधर चला गया ना पूरा। ओके सर। साइक्लिक ट्रांजिट स्टेट, और प्लस चार्ज मूव कर गया। भाई देखो, इसका p ऑर्बिटल खाली था ना 1 का, सिग्मा बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन उधर दे दिया, तो 2 वाला खाली नहीं हो गया? हो गया सर, हो गया, आगे सुनना है ना। शॉर्ट में हम इसको लिखेंगे 3mcts। अब उसके बाद 3 मेंबरिंग इसमें आपको अल्फा पता ही एच का भी इफेक्ट पड़ेगा क्या बाद में? अभी देखो ना, जब ये बॉन्ड यहाँ से टूट कर इधर जुड़ चुका होगा, रिंग तो 3 मेंबर रिंग तो अनस्टेबल होती है, आपको पता ही है, तो रिंग तुरंत खुल जाएगी। और देखो जरा क्या बनकर आया, क्या बन के आया? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। जरा अल्फा एच गिनो। 6 अल्फा एच। जबरदस्त फायदा हुआ है नहीं हुआ? यस सर। तो स्टेबिलिटी अचीव हो गई। अब हमारा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन आ चुका है। तो वी वांट टू गेट अ हाईली स्टेबलाइज्ड फॉर्म बाय शिफ्टिंग ऑफ अ हाइड्रोजन। 1-2 शिफ्ट इसी को बोलते हैं बेटा, है ना। और सवाल देखो, बोला कि बाजू में हमारे पास ये कंडीशन आई। एक सवाल ऐसा बना कि हमारे पास में यहां पर ये CH2+। आपने देखा यार, बाजू में तो एक ही अल्फा एच है, कार्बोकेटाइन मेरा 1 डिग्री है। फिर मैंने देखा कि अगर मैं इस केटाइन को यार 3rd पे पहुंचा दूं 3 डिग्री पे, तो जबरदस्त फायदा होगा। ये वाला बॉन्ड पेयर टूटा और यहाँ जुड़ना चालू हुआ। समझे ना बेटा? देखो क्या जबरदस्त फायदा हुआ है। CH3 ये बनकर आ गया। देखो क्या शिफ्ट हो गया? H शिफ्ट, इसको बोलेंगे हम H शिफ्ट हो गया यहाँ पे। और हमारे पास एक अल्फा एच से 9 अल्फा एच की ओर पहुंच गए, तो हम डेफिनेटली मेजर प्रोडक्ट यहां बनाएंगे, है ना। दैट इज द मीनिंग ऑफ रीअरेंजमेंट। ठीक, तो अब सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही शिफ्ट हो सकता है। इन अ सम ऑफ क्वेश्चंस हम मोर देन 1 शिफ्ट भी कर सकते हैं। जैसे और सवाल देखते हैं। बोला कि यार ये सवाल मेरे पास कोई रिएक्टेंट मेरा ऐसा था जो हेट्रोलाइटिक से टूट फूट कर ये कार्बोकेटाइन लेके आया। तो अब पूछा कि भैया इसमें कितनी शिफ्ट पॉसिबल होंगी, हाउ मेनी रीअरेंजमेंट पॉसिबल। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? दूर 3 डिग्री दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना आप लोगों को भी? यस सर। तो मेरी कोशिश क्या होगी, मैं 3 डिग्री पर लेके जाऊंगा, पर ऐसे नहीं सीधा वहां कुदा दूंगा, इतनी एनर्जी नहीं होती है। सब्सिक्वेंट 1-2 शिफ्ट करनी पड़ती है। सब्सिक्वेंट मतलब एक बार 1-2 शिफ्ट करो, फिर वापस से 1-2 शिफ्ट करो। पर एक चीज दिमाग में ध्यान रख लेना बेटा, हर स्टेप में बनने वाला कार्बोकेटाइन पहले से ज्यादा स्टेबल मिलना चाहिए, ना तो वो रास्ता पकड़ेंगे जहां घाटा लग रहा है। पे बंद कर देना है कुछ कह रहे हैं आप उससे? सर, जैसे कि कम मिल गया, अल्फा एच कम मिल गया उसमें, तो फिर आगे जाना है। मेरी वही बात, मैं स्टेटमेंट मेरा पूरा खत्म नहीं हुआ था, आपने बीच में पूछ लिया। मैं ये बोल रहा हूं, हर सब्सिक्वेंट 1-2 शिफ्ट में बनने वाला कार्बोकेटाइन पहले से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अगर हम अल्फा एच कम हो गए या बराबर भी रहे तो वो रास्ता नहीं पकड़ेंगे। हमें तो फायदा ही चाहिए, न बराबर चाहिए न कम चाहिए। अगर सर फर्स्ट स्टेप में ही कम मिला तो फिर आगे नहीं फॉरवर्ड होंगे? नहीं, आगे जाना ही नहीं। नो रीअरेंजमेंट वाले लिख देंगे सर, कोई शिफ्ट नहीं होगी, यही बना लो प्रोडक्ट जो ही बनाना है आपको। ओके सर। ठीक है, तो अब यहाँ चेक किया, अभी अल्फा एच गिना, हर स्टेप को बिल्कुल बारीकी से देखते हैं। भाई यार या तो तू ही अल्फा एच है, तो हमारे पास में यहाँ से क्या चला गया? हाइड्राइड शिफ्ट हो गई।
जैसे ही एच शिफ्ट हुआ हमारे पास क्या बन के आया, कार्बोकेटायन 2 डिग्री बन गया, 1 डिग्री से 2 डिग्री। क्या रास्ता सही पकड़े हैं? तो आपने देखा यार 3 और 1 4 अल्फा, बिल्कुल सही जा रहे हैं भाई। 2 से 4 हो गया। यस सर। तो मैंने देखा यार बाजू में 3 डिग्री है, क्या मेरा और फायदा हो सकता है क्या? जरा ट्राई मारता हूँ। ट्राई मारा तो फिर हमने इस हाइड्रोजन को उठाया और यहाँ पे रीअरेंज किया। रीअरेंज किया, फिर से इसको नाम दे दिया कि वही एक और बार 1 to H शिफ्ट किया मैंने। और जरा देखो क्या मैंने जो किया वो सही किया क्या? तो आपने यहाँ पर इस कार्बोकेटायन को इधर पहुंचा दिया। तो आपने क्या देखा यारों, 3 और 3 6 और 2 7 8 अल्फा, 8 अल्फा एच आ गए। 8 सर। तो बोलेंगे यस इस कंपाउंड में 2 रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है ना? तो इन ईच 1 to shift carbocation must be more stable than previous one. ठीक है ना? ये हमने यहाँ मेंशन भी कर दिया है। सर इसी Yes, का साइक्लिक का एग्जांपल सर। अभी सब लेंगे यार, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि क्या आपके दिमाग में सवाल उपज रहे होंगे, इसलिए मेरे को पहले से पता होते हैं जो आपके सवाल होते हैं, मैं सब करा दूंगा, डोंट वरी। कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं कि सर ये कराओ वो कराओ, अपने आप अभी जब अभी खत्म थोड़ी हुआ है। चलेंगे ना, साइक्लिक भी लाएंगे यार, सब लाएंगे। अभी तो पहली कैटेगरी पे आए हैं, पहले सवाल तो करवाऊं आपको। बोला कार्बोकेटाइन ये दिया हुआ है भाई, पूछा कितने रीअरेंजमेंट पॉसिबल होंगे, तो आपको नजर आ रहा है 3 डिग्री। तो आपने देखा यार 3 डिग्री है, तो मुझे तो 3 डिग्री पर तो पहुंचा कर ही रहना है, गलत हो जाएगा। जरा बनाओ, चेक करो, खुद सेल्फ चेक करो कितने रीअरेंजमेंट पॉसिबल होंगे, बनाइए जरा। सर बीच में अल्फा एच कांस्टेंट आ Only जाएगा, one. इसलिए आगे नहीं मूव करेगा। ओनली वन। 1 बार सर। ना कांस्टेंट पर मूव करना है, ना घटने पर मूव करना है, बढ़ने 1 पर ही मूव टाइम्स। करना है। तो आपने देखा है कि क्या यहाँ अभी शुरुआत में 2 अल्फा एच थे, 1 to शिफ्ट इसको 1 और 2 पे यहाँ से हाइड्रोजन को शिफ्ट किया, H माइनस आया। तो अभी तो जो किया गया है वो सही किया गया है, CH2H एंड CH3, 5 अल्फा H हो गए, सही जा रहे हैं। अब जरा करके देखो, जैसे आपने फिर से H शिफ्ट किया, सर कम हो जाएंगे। 3 अल्फा H, गलत रास्ता पकड़ लिया, रॉन्ग। हमें सिर्फ एक ही रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे अगले स्टेप में वो यही बनाएंगे। तो हर स्टेप में बनने वाला कार्बोकेटायन पहले से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, हमारे पास सेम कार्बोकेटायन नहीं आना चाहिए, नंबर ऑफ अल्फा एच बढ़ने चाहिए, या फिर कोई जो सेकंड फैक्टर है रेजोनेंस का, स्टेबिलिटी का, वो हमारे पास आना चाहिए। बात समझे या नहीं समझे? बोलिए बेटा। यस सर। और एग्जांपल लेते हैं अभी। ठीक, सो let us take some more example here. देखिए अब इन सवालों को देखते हैं, ऊपर वाला लिख लिया है ना, ये एग्जांपल लिख लिया ना बेटा? यस सर। यस सर। चलिए साइक्लिक वालों को देखते हैं।
करें डिस्कस? चलिए, तो पहले बना लीजिए बेटा। ये वाला अभी अल्फा एच है अपने पास 1। अभी यहाँ पे बाजू में है 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन सकता है, तो हाइड्राइड शिफ्ट किया होगा, आपके पास कार्बोकेटायन बनकर आ गया यहाँ पे। ये अल्फा एच हो गए 2, 2 4 और 3 7 अल्फा। इसमें देखा कार्बोकेटायन 2 डिग्री था, यहाँ 2 और 1 3 अल्फा एच थे, तो 3 डिग्री वाले डायरेक्शन में गए। ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हुआ, तो जो ऊपर बनाया था वो यहाँ भी आ गया 7 अल्फा। सही? यस सर। यस सर। और यहाँ पे भी हमारे पास 1 अल्फा एच था, और यहाँ पे क्या बनाया होगा आपने? यही बनाया होगा। यस सर। यहाँ भी 7 अल्फा। यहाँ भी कितने आ गए? 3 और 2 5 और 2 7 अल्फा। अब आपने यहाँ लिखकर इसे क्रॉस कर दीजिए कि ये काम गलत कर दिया है। द रीजन इज ये साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन है बेटा। सर सेकंड में 8 होगा ना? हाँ जी, सेकंड में 8 होगा ना? 2 2 4 2 इधर 2 4 और 3 7 ही तो हुआ। ओह ओके ओके सर। अब ये वाला गलत क्यों हो गया? ये कार्बोकेटायन सबसे स्टेबलाइज फॉर्म है। आप लोगों ने एक रेजोनेंस पढ़ा, जिसमें पढ़ा हुआ साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन डांसिंग रेजोनेंस, याद है? यस सर। यस सर। तो ये तो साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन था, रीअरेंजमेंट करके आपने उल्टा काम कर दिया, इसको लेस स्टेबल करा दिया। तो ध्यान रखिएगा, नो रीअरेंजमेंट विद साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज फॉर्म है। कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं करना। अब इधर देखो, इधर हम इसको यहाँ पे 2 और 1 3 अल्फा है, ठीक। अगर हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, आगे लेके जाएंगे, तो भी हमारे पास 3 ही रहेंगे, तो ऊपर ना जाके हम इधर चले जाएंगे इथाइल की तरफ। ये बन के आ जाएगा 6 अल्फा एच आ गए। कितने थे अभी यहाँ पर? 3 ही थे, 3 से 6 हो गए, आ गया स्टेबिलिटी। तो ये एग्जांपल हुए हाइड्राइड शिफ्ट के, जिसमें आप लोगों ने स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि हम सेकंड स्टेप लेवल में कैसे जाएं। नेक्स्ट कैटेगरी का रीअरेंजमेंट। वन टू एल्काइल शिफ्ट। बैकग्राउंड साउंड आ रहा है सर। यार यहाँ तो कुछ आवाज कहीं से भी नहीं आ रही है, साउंड कैसे आ रहा है फिर? सबने माइक अनम्यूट कर रखा है सर, इस वजह से सबकी तरफ से बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। सो अपने आप को म्यूट कर लो। मैं म्यूट ऑल कर देता हूँ ना सबको। यस सर। यस सर, कर दीजिए। चलिए, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रीअरेंजमेंट पे लिखिए 1 टू एल्काइल शिफ्ट। 1 टू एल्काइल शिफ्ट,
जैसे अभी आपने हाइड्रोजन शिफ्ट किया है, कुछ कंडीशन ऐसी भी होगी जहां पे आपको एल्काइल ग्रुप को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसमें लिखिए, इफ कार्बोकेटाइन फॉर्म इन फर्स्ट स्टेप, if carbocation form in first step, carbocation form in first step 1 degree or 2 degree, carbocation form in first step 1 degree or 2 degree, and adjacent carbon is 4 degree, and adjacent carbon is 4 degree, adjacent carbon is 4 degree, 1,2 alkyl shift takes place, 1,2 alkyl shift takes place, सर डिस्प्लेस या इच प्लेस? 1,2 alkyl shift takes place, takes place, 1,2 alkyl shift takes place to get more stable carbocation. One two alkyl shift takes place to get a more stable carbocation. ये लाइन लिखी, इसका मतलब ये था कि अगर हमारे पास हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन से बनने वाला कार्बोकेटाइन 1 डिग्री या 2 डिग्री था और बाजू में था 4 डिग्री कार्बन, अभी अल्फा एच तो है ही नहीं, 0 अल्फा एच है। तो यहाँ क्या होता है, जैसे अभी आपने वहां किया, ये वाला 1 और ये 2 है ना, तो 2 से ये एल्काइल ग्रुप शिफ्ट होना चालू हो जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे हाइड्रोजन शिफ्ट किया ना एज इट इज। तो देखो जरा, यहाँ पर ये CH3 यहाँ आया CH2, यहाँ से बॉन्ड टूटा, कौन गया, CH3 गया, यहाँ पर आया और डेल्टा पॉजिटिव ट्रांजिट कर गया। ठीक है ना? तो अब देखो जरा, जब बॉन्ड खुला होगा, ये बनकर आया, देखो 0 अल्फा एच से 8 अल्फा एच हो गया ना, स्टेबिलिटी बढ़िया। तो एल्काइल शिफ्ट का भी ध्यान में रखना पड़ता है। अब जैसे ये कार्बोकेटाइन होता तो दोनों का मिक्सचर हो गया इसके अंदर। अभी कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है, 1 डिग्री के साथ में अल्फा एच कितने हैं, 2 अल्फा एच है। अल्फा एच यहाँ बाजू में तो एल्काइल थोड़ी है, हाइड्रोजन ही शिफ्ट करोगे ना पहले। तो भाई एल्काइल शिफ्ट से पहले तो हाइड्रोजन है ना, एल्काइल तो यहाँ है, इस पॉइंट पर है। तो यहाँ तक पहुंचने से पहले इस बीच का भी तो रास्ता तय करना पड़ेगा। तो क्या होगा, पहले आप करोगे 1,2 H शिफ्ट, जैसे H शिफ्ट किया तो अल्फा H बढ़ गए, कितने हो गए, 3। फायदा हो गया, सही जा रहे हैं। बाजू वाला आ गया 4 डिग्री, कार्बोकेटाइन था 2 डिग्री, बाजू वाला 4 डिग्री, तो 3 डिग्री बनाया जा सकता है। एम शिफ्ट किया, जैसे एम शिफ्ट किया ये देखिए कितने अल्फा एच बढ़ गए बेटा, 3 + 3 3 3 6 एंड 1 7 अल्फा एच आ गए। सर ये अपन फिर 4 डिग्री कार्बन के साथ ही करेंगे ना, जब 4 डिग्री हो। हाँ ऑब्वियसली तभी होगा, और क्या। 3 डिग्री के साथ तो हाइड्राइड शिफ्ट करनी पड़ती है ना बेटा। यस सर, यस सर, 4 डिग्री होगा तभी तो एल्काइल भेजोगे। यस सर। तो यहाँ पे 2 रीअरेंजमेंट हुए, पहला हुआ हाइड्राइड शिफ्ट, सेकंड हुआ एल्काइल शिफ्ट।
ओके, अब आपसे एक सवाल यहाँ पे अब हमारे पास दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर बाजू वाली पोजीशन पर अगर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते तब हम क्या करते? तो उस सवाल का अब हमें आंसर देना है। बोलता है कि सर अब यहाँ पे तो 4 डिग्री पर मेरे पास तो मिथाइल और इथाइल दोनों है, अब मैं किसे शिफ्ट करूं? तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमें ये कॉन्सेप्ट लिखना है। इफ आर डिफरेंट, if alkyl group are different, R means alkyl group, best electron donor is a best migrator. बेस्ट माइग्रेटर, ठीक है, यानी जो बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर है वो ही बेस्ट माइग्रेटर होगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनर कैसे पता लगेगा, किसका प्लस है ज्यादा है? मिथाइल और इथाइल में से किसको भेजें? इथाइल सर। इथाइल सर। हाँ बिल्कुल, आप हाँ प्रूव कर लो, इथाइल को माइग्रेट करो एक बार, ईटी शिफ्ट किया, ईटी शिफ्ट करने से मेरे पास जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ये ईटी लिख रहा हूं मैं लास्ट में, जगह कम है उधर। कितने अल्फा एच आ रहे हैं? 8 अल्फा एच आ रहे हैं। अगर इसी में तुम मिथाइल शिफ्ट करते तो जरा देखो, इसी सवाल को अगर मिथाइल शिफ्ट करते 7 आते। एम ही शिफ्ट किया इस साइड में मैंने, अल्फा एच देखो 3 2 5 और 2 7 हो गया ना स्टेटमेंट प्रूव हमारा कि जो बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर है वो बेस्ट माइग्रेटर होता है। यानी सर अगर हाँ बोले बेटा। सर इन केस अगर कोई अल्काइल ग्रुप की जो कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है तो फिर तब फंक्शनल ग्रुप की अप्रोच अलग तरह से होती है ना, लोन पेयर देखना पड़ता है और भी चीजें होती है, वो आगे आएगा, वो नेक्स्ट और भी हायर लेवल है, 4th लेवल पर चलेंगे जब, अभी बाकी है वहां भी पहुंचेंगे, है ना। ओके, फंक्शनल ग्रुप भी आएगा, उसके अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको पढ़ाएंगे आपकी जब नेक्स्ट क्लास होगी आपके सर। यस ठीक है ना। तो हम यही बोलते हैं कि हमने एक ही पॉइंट से माइग्रेशन किया है, एक ही पॉइंट से माइग्रेशन किया है हमारे पास। तो ये जो ये बता रहा है ना, ये दिस इज पार्ट जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया, ये बता रहा है कि एक ही पॉइंट से एक बार हमने यहाँ पे एमी शिफ्ट किया और एक बार हमने इथाइल शिफ्ट किया है। ट्रांजिशन फेज है ये कर्व क्या कहता है? ट्रांजिशन स्टेट को। यहां से स्टार्ट किया और ये क्रस्ट क्या कहता है? कार्बोकेटाइन को। तो मिथाइल शिफ्ट से बनने वाला क्रस्ट और इथाइल शिफ्ट से बनने वाला क्रस्ट, देखो इथाइल वाला नीचे आ रहा है यानी एनर्जी कम है, तो सिस्टम जो ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है नहीं होती है? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, काइनेटिक्स का पार्ट है ये। देखो ऐसा होता है काइनेटिक्स में, मिनिमम एनर्जी के साथ रिएक्शन स्टार्ट हुई, ट्रांजिशन फेज आया, बॉन्ड टूटना चालू हुआ और फिर कार्बोकेटाइन बन गया। ये क्या है? ये पॉइंट क्या कह रहा है बेटा? हाइड्राइड मिथाइल शिफ्ट जो भी आपने किया, यहाँ आपने क्या लिया था, यहाँ पे आपके पास पहला कार्बोकेटाइन जो आपने बॉन्ड डिसोशिएट करके लिया था, कार्बोकेटाइन नंबर 1 था, ये आपने क्या किया यहाँ पर? शिफ्ट किया, जो भी किया, 1 मिथाइल शिफ्ट हाइड्राइड जो भी किया, तो क्या आई यहाँ पर? 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। फिर उसके बाद वो रिंग खुल गई और फिर यहाँ क्या आ गया हमारे पास? कार्बोकेटाइन नंबर 2, यानी रीअरेंज होके पहला कार्बोकेटाइन बन गया। बात समझे या नहीं समझे? फिर रीअरेंजमेंट होता तो क्या होता? फिर से क्या आती? फिर ट्रांजिशन फेज आता, फिर से एक और क्रस्ट आता, नहीं आता? हेलो, समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। यस अब तो यहाँ तो हमारे पास में कार्बोकेटाइन एक ही पॉइंट से रीअरेंज हुआ ना बेटा, एक ही पॉइंट से मिथाइल और इथाइल शिफ्ट हुआ, तो एक ही पॉइंट से इथाइल शिफ्ट के साथ ट्रांजिशन फेज ये बनी होगी और मिथाइल के साथ ये बनी होगी, तो दोनों में कार्बोकेटाइन के अंदर तो एक ही बन रहा है ना यहाँ पर, तो दोनों की स्टेबिलिटी में फर्क है। ये वाला लेस स्टेबल है, सिस्टम थर्मोडायनामिक्स क्या कहती है? जो लेस स्टेबल होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है।
और जो मोर स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है। तो ये स्टेबिलिटी देखो ना, इसकी ज्यादा है ना इथाइल वाले की। यस सर। ठीक है, इसी में अगर 2 रीअरेंजमेंट होंगे तो 2 क्रस्ट आ जाएंगे। सर। बात समझे ना? यस सर। हेलो सर। सपोज देखो इस वाले सवाल के अंदर जैसे अपन लोगों ने अभी अभी इससे पहले वाला किया था, इस वाले में, और पूछता कि यारों इसका एनर्जी का प्रोफाइल बना दो जरा, तो आप बोलते हाँ बिल्कुल बना देंगे, क्या दिक्कत है। ये रहा हमारे पास, ये रिएक्शन की प्रोग्रेस है और ये पोटेंशियल एनर्जी। तो पहला कार्बोकेटाइन लेके स्टार्ट करो, कौन सा 1, क्या करोगे हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट पहली ट्रांजिट कार्बोकेटाइन नंबर 1 बनेगा CH2 पर, जो पहले से ज्यादा स्टेबल है, जो पहले से ज्यादा स्टेबल है। तो इसको नीचे पहुंचा दें थोड़ा सा। यस सर। इसी करते यहां से करते हैं, जो पहले से ज्यादा स्टेबल है। फिर अगला रीअरेंजमेंट, फिर दूसरा कार्बोकेटाइन जो पहले से और ज्यादा स्टेबल है। ये तो क्या है, कार्बोकेटाइन नंबर 1, ये क्या है TS1, ये क्या है कार्बोकेटाइन नंबर 2, ये क्या है TS2, और ये कार्बोकेटाइन नंबर 3। क्या बोलते हो? यस सर। यस सर। हेलो सर। हाँ बोलिए ना। अगर सर ऐसा हो कि कभी कि अगर हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप दोनों शिफ्ट करने का नौबत आता है तो दोनों में से किसको प्रेफर करेंगे? ऐसा कभी नौबत नहीं है। अगर हाइड्रोजन और एल्काइल है तो हाइड्रोजन ही शिफ्ट करना पड़ेगा। 3 डिग्री आते हैं तो हाइड्रोजन ही शिफ्ट करोगे ना मेरे भाई। अगर H और मिथाइल होगा तो H ही शिफ्ट करोगे, मिथाइल क्यों शिफ्ट कर दोगे? करके देखो, नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। जो तुम कह रहे हो ना उस बात को करके तो देखो। ये लो तुम्हारा सवाल बना देता हूँ, जरा इससे मिथाइल शिफ्ट करके देखो और हाइड्रोजन शिफ्ट करके देखो, किसमें फायदा है किसमें नुकसान है। H में ज्यादा स्टेबल है सर। हाँ तो बस सिंपल सी बात है यार, ठीक है ना, फायदा होना चाहिए, उस डायरेक्शन में चलना है। सर ये जो ग्राफ बनाए हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी फिर ऊपर क्यों जाता है, जब स्टेबल होने के बाद तो नीचे ही आना चाहिए ना? नहीं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है ना बेटा। ये ट्रांजिशन फेज के साथ में पोटेंशियल एनर्जी के साथ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को दिखाया जाता है। काइनेटिक्स का रोल है इसके अंदर। ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इसका जो दिखाएंगे ना, ऐसे दिखाते हैं, ये इसका जो लेवल है ये पोटेंशियल एनर्जी, और अगले वाले कार्बोकेटाइन के बीच में एनर्जी का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज होंगे उसका डेल एच डिफरेंस आ जाएगा ना, है ना। तो वो डिफरेंस इन एनर्जी आ जाएगी ना पहले कार्बोकेटाइन और लास्ट वाले कार्बोकेटाइन के बीच की। समझा? ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। ये क्या कह रहा है, रिएक्शन का प्रोग्रेस कैसे जा रही है। यस। समझ गए सब लोग आप? यस सर। यस सर, ऑल क्लियर। ओके चलें आगे। चलो सर इस ग्राफ की स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ ही रहा है तो कैसे पता चलेगा कि एनर्जी मैक्सिमम में घट रहा है स्टेबिलिटी? देखो ना, क्रस्ट नीचे होता जा रहा है। पहले वाला ऊपर था लेस स्टेबल, नीचे आ गया मोर स्टेबल, और नीचे आ गया और स्टेबल। सर मतलब जितना नीचे आएगा उतना स्टेबल होता जाएगा। यार ये बताओ, हाइड्रोजन शिफ्टिंग या मिथाइल शिफ्टिंग में सिस्टम ने काम किया है नहीं किया? यस सर। किया है तो एनर्जी खर्च होगी या नहीं होगी? होगी। तो कम होगी, कम होगी ना एनर्जी। फिर तभी तो बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स का रोल है यहाँ पर। सर एनर्जी डिक्रीज होते जाएगा ना धीरे धीरे। हाँ नीचे क्रस्ट डिक्रीज होता जाएगा। सर तो पोटेंशियल बढ़ रहा है फिर तो ग्राफ तो हमेशा आकर फॉरवर्ड ही हो रहा है। नहीं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के साथ पोटेंशियल एनर्जी को दिखा रहे हैं ना, इसके क्रस्ट के साथ में वैल्यूज के साथ में। वो तो ट्रांजिशन स्टेट को दिखा रहे हैं ऊपर, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के साथ में पोटेंशियल एनर्जी को दिखा रहे हैं। तो फिर सर हर रीअरेंजमेंट पे एनर्जी चेंज होगी? हाँ बिल्कुल चेंज होगी बेटा। कोई भी काम करोगे तो एनर्जी खर्च हो जाएगी ना, कम हो जाएगी एनर्जी। सर अगर इसी के लिए अगर पोटेंशियल एनर्जी बेस अगर स्टेबिलिटी के ग्राफ बनाना रहे तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस स्टेबिलिटी? नहीं, स्टेबिलिटी का कोई ग्राफ थोड़ी अपने को एनर्जी के साथ में निकाल लो ना, उसी कर्व से निकाल लो एनर्जी का। स्टेबिलिटी हमारे पास में तीसरे वाले की ज्यादा है, सबसे ज्यादा। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के साथ ही बनता है इसका ग्राफ, जो भी आता है काइनेटिक्स के अंदर। रेट ऑफ रिएक्शन आरडीएस के ऊपर बेस्ड होती है। कार्बोकेटाइन का बनना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है।
सर तो इसमें तो केवल पोटेंशियल एनर्जी पता चलेगा कि रिएक्शन स्टेबिलिटी गेन कर रहा है या हाँ फिर बस कर रहा बस बस यही पता लगेगा इसमें, और कुछ भी नहीं। उस एनर्जी को देख के आप बता कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी में बढ़ रही है या कम हो रही है, उसी से पता लग रहा है। ओके उस एनर्जी को देखकर कि भाई सिस्टम ने एनर्जी कम करता जा रहा है, यानी सिस्टम में स्टेबिलिटी गेन हो रहा है, यानी कि 3 to 1 इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऐसे मुझे लगा लेकिन नीचे का सारे रो है वो स्टेबिलिटी को शो कर रहा है। ठीक है सर मुझे लगा था कि एक्सरसाइज में स्टेबिलिटी को शो कर रहा है। सर ये ग्राफ भी नोट करना है। हाँ और क्या, ये सिखाया ना आपको, इस पे आगे रेस दिया हुआ है अपने को। रेस के अंदर आपको अलग अलग तरह के रिएक्टेंट दे रखे होंगे और पूछा होगा कि इसके रीअरेंजमेंट के लिए कौन सा सुटेबल ग्राफ होगा। तो ये ग्राफ इसलिए तो लिखवाया है, तभी तो मैं लिख रहा हूँ, तो आप भी लिखोगे ना। इसका एक्सप्लेनेशन है ये, इस वाले एग्जांपल का एक्सप्लेनेशन है ये वाला। ये जो हमने ये ग्राफ बनाया है वो इसके लिए बनाया है, सेकंड वाला ग्राफ जो है। और ये हमने ऊपर वाले मिथाइल और इसके लिए बनाया कि इथाइल और मिथाइल में से कौन सा शिफ्ट करें, ये जो ऊपर लिखा है हमने इस क्वेश्चन के लिए। इथाइल और मिथाइल में तो ये वाला जो है उसका रीअरेंजमेंट का ग्राफ ये वाला है। यहाँ पे पहले हाइड्राइड शिफ्ट किया है, फिर मिथाइल शिफ्ट किया है। यहाँ पे हमने फर्स्ट TS1 हमने क्या किया है, H शिफ्ट, और TS2 में हमने क्या किया है, R शिफ्ट। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए। सर ऑफलाइन क्लासेस की कब तक चांसेस है? बेटा इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, हालात अभी सही नहीं है कोटा के। सर हैंडआउट भी आप शेयर कर दोगे? हाँ हाँ अपलोड करूंगा मैं सारा। और हम सब घर में सेफ रहें, ज्यादा वही होगा इंस्टेड ऑफ कमिंग इन क्लासेस। सर नहीं कि इसलिए कि हम लोग घर जा रहे थे इसलिए ये क्वेश्चन किया था। हाँ नहीं वो आपका क्वेश्चन सही है, पर अभी थोड़े 30 तक तो वेट करो बेटा, 30 तक तो मत जाओ। 30 के बाद देखो सिचुएशंस क्या होती हैं, पर उम्मीद है कि मुझे नहीं लगता कि फरवरी से पहले हालात सुधरेंगे। और गवर्नमेंट अभी फरवरी में हम लोगों की टिकट है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया। हाँ रीजन ये है कि अभी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी बेटा, जब तक ये कंट्रोल में नहीं होगी ना सिचुएशन। गवर्नमेंट स्कूल नहीं खोलने देगी, कोचिंग भी नहीं खोलने देगी। सर वेकेशन भी होती है ना? हाँ अभी वैसे भी मार्च में तो हाँ छुट्टियां होती हैं आप लोगों की। यस सही कह रहे हो आप, बिल्कुल होती हैं, वैसे ही होती है मार्च में क्लास। हाँ बिल्कुल मार्च में क्लासेस नहीं होती हैं। तो फिर हम लोग घर जाना चाहिए। हाँ मार्च में तो वैसे छुट्टी होंगी आपकी, घर जा सकते हो। सर हमें रेस टू होमवर्क सर उसमें ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होंगी क्या? जी बेटा सर मार्च में जब छुट्टी होगी तो उस समय ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होगी? नहीं नहीं उस समय कुछ नहीं होता है सर। तो उस टाइम बोर्ड का प्रिपरेशन होता है ना? हाँ उस समय बोर्ड का भी क्लासेस लग जाती हैं, या फिर आपकी ऑफ ही रहता है ज्यादातर, क्योंकि उस समय आपके 11th के स्कूलों में एग्जाम होते हैं ना कई जगह पे। सर 12th के बोर्ड का प्रिपरेशन तो होता है उस टाइम? चलता है हाँ, कुछ प्लान होता है, 12th की क्लासेस लगती हैं। सर वैक्सीनेटेड होना कंपलसरी है क्या क्लास जाने के लिए? ओ भाई साहब क्वेश्चन बिल्कुल कंपलसरी हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट है वैक्सीनेशन। तुमने अभी तक नहीं कराया, करा लो भैया जाके। वो सर जिसकी एज नहीं है। सर जिसकी एज ही नहीं हुई वो क्या करेगा? एज बढ़ा के करवा लो। आया है कोवैक्सीन ना सर हाँ जो हाँ आधार कार्ड में ऑनलाइन से बढ़ा 15 तक तो है ही।
Please, Yes, please sir. मेरे do not discuss here. This is not platform to discuss this all. अपना वैक्सीनेशन कराना है, जो एज है जिनका नहीं है वो ऑनलाइन क्लासेस लेगा, ठीक है? सर हालात रेज सही कंटिन्यू डिस्कशन। सर। और हालात जब सही हो जाएंगे तो फिर जिनका वैक्सीन जिसका एज कम है वो ऑफलाइन क्लास में भी आ पाए, कंटिन्यू सर। ठीक है? सर लिखा? आप होमवर्क देंगे? होमवर्क आपको सर देंगे आपके आके। ओके सर, इट मीन सर ऑर्गेनिक की ओके आज सर, होमवर्क नहीं है, छुट्टी। अबे तुम लिखो ना यार, बातें बहुत करते हो तुम लोग हैं। ऊपर कर दो सर प्लस ग्रुप किस में लगा? प्लस फर्स्ट में ये प्लस इस कार्बन पे है, इस पे। सर थोड़ा ऊपर ले चलिए ना, ऊपर हाँ थोड़ा। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, ये क्या लिखा है? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये मैंने लिखा है कि रीअरेंजमेंट इंक्रीज स्टेबिलिटी एंड डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। लिखा बेटा? चलें आगे, चलो सवाल सॉल्व करो होमवर्क के लिए। सर रीअरेंजमेंट वाला पार्ट तो एक बार दिखाइएगा तुम। रुक जाइए सर यहीं पे एक सेकंड के लिए। सर वो क्या लिखा है आपने? रीअरेंजमेंट एनसीआर। रीअरेंजमेंट इंक्रीज, शॉर्ट में लिखा है INCR, इंक्रीज स्टेबिलिटी एंड डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ओके, चलिए इन सवालों को सॉल्व करते हैं पहले दोनों को। ये रीअरेंजमेंट केस वाला ये सभी में लागू होगा क्या? यस बेटा। इन तीनों क्वेश्चंस को देखिए एक बार। यहाँ पे आपके पास में कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है, बाजू में है इथाइल और आइसोप्रोपाइल। इथाइल एंड आइसोप्रोपाइल। तो किसे शिफ्ट कर दें? बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? मिथाइल। इथाइल। अरे आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल का प्लस होगा यार, क्या बात कर रहे हो? आइसोप्रोपाइल शिफ्ट करना पड़ेगा। दो 2 4 और 1 5 अल्फा। ठीक, अब देखो इसके अंदर यहाँ पे मिथाइल मिथाइल फिनाइल है, किसे भेजोगे बताओ? फिनाइल। सर फिनाइल सर। फिनाइल को भेजोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना यार, रेजोनेंस अगर मिथाइल भेजोगे तो कार्बोकेटाइन रेजोनेंस और अल्फा H के साथ आएगा ना, फिनाइल थोड़ी शिफ्ट होगा। सर मिथाइल को भेजेंगे। हाँ मिथाइल भेजेंगे। मिथाइल जाएगा सर, मिथाइल। यस बिल्कुल, मिथाइल शिफ्ट करेंगे। अब आने वाला कार्बोकेटाइन देखो 3 और 2 5 अल्फा जो रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं हो रहा है क्या? तो मिथाइल शिफ्ट करेंगे। अगले सवाल में किसे भेजना चाहोगे बताओ? मिथाइल। मिथाइल को सर। हाँ मिथाइल को, क्योंकि यहाँ तो और देखो जरा प्लस M और आ रहा है और यहाँ रेजोनेंस भी आ रहा है, ये तो मिथाइल तो बेकार है, इसको हटा दो, मिथाइल शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो इस तरह से रीअरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं जो विद द डिफरेंट। अगर तो हमारे पास अगर सभी फिनाइल ग्रुप होते हैं तो हमारे को ध्यान रखना पड़ता है कि उसे हटा दो जिससे हमारे पास स्टेबिलिटी बढ़ जाए, यानी कि हमारे पास वो बचा रह जाए जो सिस्टम को स्टेबलाइज कर रहा हो। मतलब सपोज करो कि बाजू वाली पोजीशन पर यहाँ पे PHP है और यहाँ पर एक नाइट्रोबेंजीन जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पे एक एनिसोल भी जुड़ा हुआ है। किसे हटा देने से ज्यादा जबरदस्त फायदा होगा बताओ? नाइट्रोबेंजीन। सर फिनाइल। फिनाइल को सर। क्यों बेटा? फिनाइल क्यों? यहाँ NO2 की वजह से -M इफेक्ट नहीं आ रहा है क्या? यस सर। अगर प्लस यहाँ रहा, आपने फिनाइल हटा दिया तो -M की वजह से डिस्टेबलाइज नहीं हो जाएगा? तो किसे हटाएंगे? इस नाइट्रोबेंजीन को हटा देंगे।
ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट आ जाए, राइट? यस सर। ओके सर। तो मतलब जिससे भी स्टेबिलिटी अगर कम हो रहा है उसको हटाएंगे। बस बस सीधी सी बात है, समझ गए? तो दिस इज अ रीअरेंजमेंट विद रेफरेंस ऑफ एल्काइल वर्सेस हाइड्रोजन। अभी और भी कैटेगरी है इसके, रिंग एक्सपेंशन वगैरह हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाए। ओके ओके सर। और ओके सर। एग्जांपल सर। ओके थैंक सर, यू सो मच। थैंक यू सर। सर पीडीएफ सेंड करेंगे ना सर? थैंक यू सर। बाय सर। अभी अपलोड कर रहा हूँ बेटा, अभी अपलोड कर रहा हूँ। ओके थैंक यू बाय सर। थैंक यू Thank you, सर। sir. थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक सर, यू। शुरू में लगा समझ में नहीं आएगा पर अभी आ गया सर, सब समझ में। योर नेम सर। थैंक यू बेटा। ओके, योर आपका नाम? नेम। बाय सर, स्टे सेफ सर। यू टू बेटा, आप सब लोग भी सुरक्षित रहें, घरों पे रहें, डोले नहीं इधर उधर। थैंक यू सर। सर आपका नाम क्या है? नाम तो बता दीजिए। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, ठीक है? थैंक यू सो आप मच। डॉक्टर हैं? ओके। हाँ जी बेटा, डॉक्टर हूँ मैं। पूरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश होगा। किस चीज के सर डॉक्टर हो आप? मैं जनरल मेडिसिन में हूँ बेटा। ओह, चलिए, थैंक यू, थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय। मैं अपलोड करता हूँ अभी, है ना? अपलोड कर दीजिए। ओके, थैंक यू। हाँ अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं।